नमस्ते। आज हम लोग थोड़ा 2024 चुनाव पे, क्योंकि अब बिसात बिछ गई है, पार्लियामेंट स्पेशल सेशन भी हो गया, उसमें मोदी जी ने भाषण भी दे दिया, वो वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात भी कह दी, बिल पास भी हो गया। इन सबके बीच कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे राहुल गांधी की स्टाइल है, उन्होंने अपने अंदाज में सारी बातें पूछी हैं, सरकार से पूछी हैं, और कांग्रेस पार्टी का क्या नजरिया होगा वो, क्योंकि कांग्रेस के बिहाफ पे ही बोल सकते थे। कांग्रेस पार्टी का इस पूरे आरक्षण के मुद्दे पे, जाति जनगणना पे क्या रवैया है, उस पर स्पष्टीकरण दिया है। मुझे लगता है कि मैं इस बात को थोड़ा जैसे मैंने समझा, मैं आपके साथ शेयर कर लूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत साफ कहा कि भाई ये एक पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाया गया, वो सत्र में इतना उसको छुपा के रखा गया था, क्यों हो रहा है सत्र, क्या हो रहा है, कारण क्या है, ये किसी को बताने की कोशिश नहीं की गई थी। और वो सिर्फ मोदी जी को पता था कि भाई ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे मोदी जी ने अपने कैबिनेट कलीग से भी इसकी बात नहीं कही थी, किसी से उन्होंने इस बारे में चर्चा नहीं की थी। लेकिन अब तो हो गया, ठीक है। फिर मोदी जी ने उसमें एकदम से महिला आरक्षण बिल ले आए। महिला आरक्षण बिल भी बहुत अच्छी बात थी, भाई सबको लगा कि है, मोदी जी को लगा कि मैं एक गेम चेंजर होऊंगा, अब कम से कम हिंदुस्तान का 50% वोट तो मेरी जेब में पक्के हो गए। लेकिन जब बिल को उन्होंने पास कराया तो उसके नीचे दो फुटनोट थे, और उसमें उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा कि ये महिला आरक्षण बिल पास तो हो जा रहा है, लेकिन ये लागू होगा जब हम अपना सेंसस कर लेंगे। जनगणना हमें 2021 में कर लेनी चाहिए थी। 2021 में बहाना हुआ कि भाई इस समय कोरोना है, इस समय होना ठीक है। 22 में नहीं हुआ, 23 में नहीं हुआ, अब 24 पे तो इलेक्शन आ गए हैं, तो 24 पे तो कम से कम जून तक तो नहीं होगा। उसके बाद नई सरकार आएगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो पहला तो यह है कि सेंसस होगा। जब सेंसस हो जाएगा तो बेस्ड ऑन दैट सेंसस, अच्छा 2024 तक हमें डिलिमिटेशन, 2026 तक तो डिलिमिटेशन की बात 2026 में करनी है, तो 2026 तक तो उन्होंने एक दूसरा दिया कि सेंसस के बाद हम डिलिमिटेशन भी करेंगे। मतलब कौन सा क्षेत्र है उसका फिर से उस पे बातचीत करके क्षेत्रों का स्पष्ट करेंगे कि कितने क्षेत्र बढ़ेंगे, पार्लियामेंट 543 से ज्यादा सीट होंगी, कौन सी सीट महिला आरक्षित होगी, कौन सा क्या होगा। इन सारी चीजों की उन्होंने बात की। और ये जो महिला आरक्षण बिल है, ये केवल 15 साल के लिए है, और इसमें केवल SC ST महिलाओं के लिए आरक्षण है, ओबीसी का आरक्षण नहीं है। अब ये कुछ लोग कह रहे हैं 2029 इलेक्शन में होगा, कुछ लोग कह रहे हैं 2035 में होगा, 10 साल बाद होगा कि नहीं होगा। और राहुल गांधी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफ कीजिएगा, ने ये स्पष्ट किया कि जैसे पहले भी होता आया, मोदी जी की पुरानी टैक्टिस है। एक समय जब वो अडानी में बहुत मामला गर्म हो रहा था, तो वो कुछ नई चीजें और ले आते थे जिसका कोई मतलब नहीं होता था। G20 भी उसी का पार्ट था। लेकिन क्योंकि G20 को भी इन्होंने प्रीपोन किया, नवंबर में होना चाहिए था, उसको अभी सितंबर में करके हम लोग बैठ गए, क्योंकि अडानी का मामला गर्म ना हो जाए। राहुल गांधी फिर कह रहे हैं कि ये सारा जो मामला स्पेशल सेशन बुलाना और महिला आरक्षण बिल लाना, ये सब जो है, ये डाइवर्जन टैक्टिस है कि इस देश में जाति जनगणना न हो। कास्ट सेंसस के मामले में ये जो भाजपा सरकार है वो साइलेंट रहना चाहती है और लोगों को भ्रमित कर रही है। क्योंकि मोदी जी का ये दावा बार बार है कि वो बहुत ओबीसी के लिए काम करते हैं, वो हर रोज ओबीसी के लिए काम करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ग्राउंड रियलिटी, राहुल गांधी ने कहा कि केवल मैंने तो एक बात कही थी, मैंने तो एक आंकड़ा दिया है। राहुल गांधी का ये कहना है कि जो इस देश को जो कोर है, जो इस देश को चलाता है, मतलब मंत्रिमंडल है, संसद है, एग्जीक्यूटिव है, सब है, लेकिन जो असली लोग जिनके पास सबसे ज्यादा ताकत है, उसमें 90 सेंटर के सचिव हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी को मिला के। अब राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया है लोकसभा में भी और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि उस 90 में केवल 3 ओबीसी क्यों है।
Why only 3? Less than 3%. मतलब अरे इट इज अबाउट 5%, 5% ओबीसी क्यों है? दूसरा उन्होंने एक और मुद्दा उठाया कि भाई ये 5% जो सचिव है, ये जो 3 लोग सचिव हैं जो करीब मोटे तौर पे 5% आप उनको मान लीजिए, ये जो टोटल बजट हिंदुस्तान का है उसका केवल 5% बजट कंट्रोल करते हैं। तो मतलब ये बात इसलिए जरूरी है कि देश का जो भाग्य बनता है, जो भाग्य विधाता है, उसमें ओबीसी के सेक्रेटरी लेवल पे पार्टिसिपेट, उन्होंने एक उदाहरण दिया, उन्होंने इसको एक्सटेंड नहीं किया, केवल 5% का है। अब राहुल गांधी आगे ये कहते हैं कि इसके रिस्पांस में जो बीजेपी का जो पक्ष है वो ये कहते हैं कि लोकसभा में हम उनको पूरा रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो उसमें से 2 बातें निकलती हैं। पहले राहुल गांधी की बात कहने से पहले मैं अपनी बात कह रहा हूं। अगर आप लोकसभा को रिप्रेजेंटेशन का दायरा का जगह मानते हैं कि जहां से अगर कोई रिप्रेजेंटेशन है वहां तो सब ठीक है, तो आप तो लोकसभा में मुस्लिम एक भी एमपी नहीं है आपकी पार्टी का 303 में से, आप किसी को टिकट ही नहीं देते हैं। तो इस पे भी आप कुछ बोलेंगे अगर लोकसभा इज दी रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इसी के साथ साथ वो दूसरा 2 कुछ प्रश्न और उठाते हैं। पहला वो प्रश्न ये उठाते हैं कि अगर 90 में से 3 ही सचिव ओबीसी हैं, करीब जो 5% होता है, तो क्या इंडिया में ओबीसी आबादी केवल 5% है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पता लगाना है। क्योंकि उनका ये भी कहना है कि अगर 5% नहीं है तो मैं ये पता लगाना चाहता हूं अपने लिए बोले कि कितने परसेंट ओबीसी आबादी है जो बिना कास्ट सेंसस के नहीं पता लगे। और जैसा उनकी एक स्टाइल है, उन्होंने कहा कि मैं चीजों को छोड़ता नहीं हूं, अगर मैंने एक बार पूछा तो मैं उसको पकड़ के रखता हूं, मैं पूछता रहूंगा। मुझे कहीं से लगा कि ये रेफरेंस उनका अडानी के रेफरेंस पे था कि जैसे अडानी के पीछे को नहीं छोड़ना है, उस मुद्दे को वो नहीं हाथ से हटा, उससे जाने देना है। फिर उन्होंने कहा कि जो लोकसभा है, जो इसको लोकतंत्र का मंदिर बोला जाता है, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो कहने लगे कि किसी एमपी से पूछ लीजिए, चाहे पक्ष चाहे विपक्ष, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, चाहे किसी एमपी से, कि उसका कानून बनाने में कितना पार्टिसिपेशन है, चाहे महिला आरक्षण हो चाहे कुछ हो, उसका कानून बनाने में क्या कोई पार्टिसिपेशन है, उसकी कोई राय मशवरा है, उसकी कोई बात का कुछ कहने का मतलब कुछ अर्थ है? क्योंकि वो इसी प्रश्न पे फिर वापस आते हैं कि देश चलाने में ओबीसी की क्या भागीदारी। अगर उनकी भागीदारी 5% है, अगर मतलब वो टोटल जनसंख्या का 5% है तो ठीक है, अगर 5% नहीं है तो कितने परसेंट है? इस प्रश्न को उन्होंने ठीक से उठाया है। और वो एक डिमांड और करते हैं कि जो कांग्रेस ने पिछली जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसके साथ साथ कास्ट सेंसस भी हुआ था जिसको उस समय रोक के रखा गया था। उन्होंने कहा उसको सार्वजनिक कर दीजिए, आपके पास तो पुराना वो है, उस डेटा को सार्वजनिक कर दीजिए। अब इस मुद्दे पे मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी जो बार बार एक नया कुछ झुंझुना लेके आते हैं, नए ढंग से लोगों को कंफ्यूज करते हैं, कभी वो बालाकोट की बात करेंगे, कभी राष्ट्र प्रेम की, कभी हिंदू मुस्लिम की। हालांकि कल एक भोंडी कोशिश भाजपा की तरफ से फिर हुई जब उनके सांसद रमेश विधुरी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर लोकसभा में मुस्लिम संप्रदाय को भद्दी भद्दी गालियां दी। तो गाली हम और आप इस पे नहीं बोल सकते, इस तरह की गालियां दी और उनका कुछ भी नहीं हुआ। पहली चीज यह है कि पार्लियामेंट के अंदर बोले तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से कवर्ड है, लेकिन उनकी पार्टी ने या जो संसद चलाने की जिसको जिम्मेदारी दी जाती, स्पीकर साहब जो है, जो अपने को हर छोटी छोटी बात पे कुछ ना कुछ बोलते हैं, उनका कहना था कि भाई बड़ा खेद हुआ और आगे अगर फिर से गलती करेंगे तब मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। मतलब 2-4 बार, एक बार खूब गंदी गंदी गाली देने का एक परिपाटी इन्होंने बना दी। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अब तो ये हवा चल जाएगी क्योंकि सारे लोग अब गाली देना शुरू करेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जब प्रश्नों के जवाब लिए तो उसमें भी उन्होंने कुछ वादे किए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है
तो ये कांग्रेस पार्टी का वादा है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है तो कास्ट सेंसस, जाति जनगणना तुरंत कराएंगे, जिससे ये तो पता लगे कि इनकी भागीदारी कितनी है। और ये तय बात है कि ये 5% भागीदारी नहीं है, इनका मोटे तौर पे 50-60% भागीदारी है, क्योंकि जो पुराना एक सोशलिस्ट नारा था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, ये मोटे तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि 60% के आसपास आबादी है और रिप्रेजेंटेशन 5% है। ये एक बड़ा मुद्दा है जो मुझे लगता है कि मोदी जी जो नए नए मुद्दे रोज लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप ही धीरे धीरे 2024 का एजेंडा सेट होता जा रहा है। और एक कास्ट सेंसस जो आज से 8-10 महीने पहले जाति जनगणना कहीं मुद्दे के रूप में कहीं नहीं थी, एक डिमांड थी, लोग उस पर बात करते थे, मुद्दा नहीं था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में ये एक सबसे प्रमुख मुद्दा 2024 इलेक्शन का होगा, और शायद प्रमुख की जगह ये मुख्य मुद्दा भी हो सकता है। इसमें इतनी कैपेसिटी है। बहुत से लोगों का मानना है कि नहीं अडानी का मुद्दा नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल में अडानी का भी मुद्दा एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि अडानी का मुद्दा केवल एक व्यक्ति के पैसा कमाने की बात नहीं है, देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने की बात है, देश की राष्ट्रीय आर्थिक नीति को बचाने की बात है, देश की अर्थव्यवस्था की बात है। और एक मुद्दा जो धीरे से कारपेट के नीचे कर दिया जा रहा है वो चीन वाला रहेगा, उसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। मैं चलते चलते दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि चीन में इस समय एशियाड्स हो रहे हैं, उस पर जो भारत की टीम गई है उस पर हमारे अरुणाचल प्रदेश के भी खिलाड़ी हैं। उन 2-3 खिलाड़ियों को चीन ने एक्रेडिटेशन देने से मना कर दिया है, उनको पार्ट ऑफ इंडियन डेलीगेशन नहीं मान रहे हैं, और जिसके विरोध में हम अपनी चिर परिचित अंदाज में अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और इस गुस्से के कारण मैं चीन नहीं जाऊंगा, चीन मतलब घूमने नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आज मैं शाम को हलवा नहीं खाऊंगा, मैं कुछ और खा लूंगा। तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आज शाम को हलवा बनाता तो मैं हलवा नहीं खाऊंगा, मैं आज रोटी सब्जी खा लूंगा, कुछ इस तरह के तर्क दे रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप अरुणाचल के लोगों के प्रति आप ईमानदार हैं, अगर आप इस देश के प्रति ईमानदार हैं, तो भारत की जो भी खेल जो गया है, कंटिजेंट गया है, जो टीम गई है, उनको संपूर्ण रूप से इसका बहिष्कार करना चाहिए। आप हमारे एक राज्य के लोगों को के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते हैं, एंड वी मस्ट, हम एकजुट होकर यूनाइटेडली चीन के अगेंस्ट हमें खड़े होने की जरूरत है, ना कि मुझे गुस्सा बहुत आया और मैं इसलिए आपके यहाँ घूमने नहीं आऊंगा। ये कोई तर्क नहीं हुआ। राहुल गांधी अपने मुद्दों पे डटे हुए हैं, अपनी बात पे डटे हुए हैं, और धीरे धीरे 2024 इलेक्शन के मुख्य मुद्दे क्या होंगे उसका एजेंडा भी वो सेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।